Hello everyone and welcome back to my channel. So I am back with another lecture for your income tax, and today we are going to practice some of the most important numericals for your income from salaries. So as you know, we have already covered all the important provisions and rules for your numericals. So in case you haven't watched lecture number 5 and 6 for income tax, do watch it before watching this lecture. So let's start with the video. I have attached this format of how you can solve a full-fledged salary question. ऑल्दो हमने ये फॉर्मेट आपका प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि हम कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं अपने सैलरी वाले फुल फ्लेज क्वेश्चन में। कैसे हम सबसे पहले बेसिक सैलरी, उसके सारे कंपोनेंट्स, फिर रिटायरमेंटल बेनिफिट्स, परक्यूजिट्स जो भी टैक्सेबल होती हैं, अलाउंसेस, देन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन में जो टैक्सेबल होता है वो पार्ट, फिर ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शंस, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, बट जस्ट गो थ्रू इट वंस। देन आई हैव अटैच्ड मीनिंग ऑफ सैलरीज इन डिफरेंट प्रोविजंस। बेसिकली अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, हमारे अलाउंसेस, परकेजेस, रिटायरमेंटल बेनिफिट्स, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, सब में हो सकता है सैलरी का मीनिंग हमने डिफरेंट तरीके से लिया है। ठीक है, किसी में कुछ हमने इंक्लूड किया है, किसी में कमीशन लिया है, किसी में नहीं लिया है, तो वो सब चीज़ें डिफर करती हैं। तो उसके लिए एक चार्ट ये है मैंने अटैच किया आपके लिए कि आप एक बार इसको गो थ्रू कर लें कि अगर हम हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करें तो सैलरी कैसे निकलेगी, प्रोविडेंट फंड के लिए सैलरी कैसे निकलेगी, तो ये आप एक बार देख लो। देन वी विल कंटिन्यू विद आवर न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फॉर हाउस रेंट अलाउंस। मोर ओवर आपका जो पेपर आता है उसमें हाउस रेंट अलाउंस से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा इसके चांसेस रहते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है कि एचआरए का आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम्स में। ठीक है, एक सैलरी का फुल फ्लेज क्वेश्चन और एक एचआरए का क्वेश्चन ऐसा है जो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। So let's start with the question number 1. We have compute the taxable amount of HRA in the following cases. We are given two cases, A and B. So let us start with case A. We are given Mr. Ram is a government employee. He receives 8,000 per month as his basic salary and dearness allowance of 2,000 rupees per month. He also receives 500 rupees per month as HRA. नाउ ही इज़ लिविंग इन हिज ओन हाउस। वो अपने खुद के घर में रह रहा है। तो आप एक बात बताओ, जब वो अपने खुद के घर में रह रहा है, क्या उसे रेंट पे करना है? नहीं पे करना। तो हम हाउस रेंट अलाउंस किस लिए दे रहे हैं? ताकि जो एम्प्लॉय को रेंट पे करना होता है उसमें उसे हेल्प मिले, उसके लिए उसे बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या टैक्सेबल अमाउंट होगा जो उसे HRA मिल रहा है 500 रुपीज़ पर मंथ? इसमें हमसे कितना टैक्स लेंगे उससे? तो इसमें क्या होता है, जब एम्प्लॉय अपने खुद के घर में रह रहा है, उसे रेंट पे नहीं करना है, तो हमारा पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होता है। एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, एज मिस्टर राम इज लिविंग इन हिज ओन हाउस, सो द होल अमाउंट ऑफ HRA दैट इज ₹6,500 इंटू 12 इट विल बी टैक्सेबल। क्योंकि अगर ऐसे हम नहीं करेंगे, टैक्सेबल नहीं होगा, तो हर एम्प्लॉय HRA लेना चाहेगा। तो ये इसलिए की जाती है प्रैक्टिस, ताकि जो एम्प्लॉयज़ अपने खुद के घर में रह रहे हैं, उन्हें रेंट नहीं पे करना है कहीं का, तो वो HRA क्लेम ही ना करें, वो HRA रिसीव ही ना करें, क्योंकि उन्हें भी पता है उन्हें फुल अमाउंट पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑल राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द केस P, वी हैव मिस्टर नील is an employee in a company in Mumbai. He receives salary of 20,000 rupees per month, DA 3,000 rupees per month and HRA 2,500 रुपये पर मंथ। एंड कमीशन कितनी है उसकी? 5% ऑन सेल्स। सेल्स की वैल्यू आपको गिवन है 2 लाख रुपीज़ है प्रीवियस ईयर की। नाउ रेंट ऑफ द हाउस पेड बाय हिम, जिस घर में वो रह रहा है उसका रेंट पे कर रहा है वो 3,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, अब आपको इसमें निकालना है टैक्सेबल अमाउंट ऑफ HRA। जो उसे HRA रिसीव हो रहा है उसमें से कितना हम कितने अमाउंट पर टैक्स लगाएंगे। ही इज़ गेटिंग HRA ऑफ 2,500 रुपीज़ पर मंथ। अब आप इसको देखें कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें हमें सबसे पहले हमें पता है इसके अंदर हमारे 3 रूल्स होते हैं। ठीक है, हम उसमें से लीस्ट जो होता है उसे एग्जेम्प्ट मानते हैं। हमने 3 चीज़ें पहले कैलकुलेट करनी है। इसके रूल्स और प्रोविजंस मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है तो पहले आप वो देखें, उसके बाद ये प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स, क्योंकि उसमें हम ऑलरेडी सारे रूल्स पढ़ चुके हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमें पता है इसमें हमें 3 चीज़ें देखनी है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड 40 या फिर 50% ऑफ सैलरी हम लेंगे। तीनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगी वो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, बाकी की अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। बट 40-50 वाला रूल भी मैंने आपको बता रखा है, अगर 50% तब लेते हैं जब वो मेट्रो सिटी होती है, तो यहाँ पर हम 50% लेंगे एज ही इज़ लिविंग इन मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले ज़रूरत है सैलरी की, क्योंकि जो भी हमारी अमाउंट्स होंगी उसमें सैलरी का रोल है। तो हमें सबसे पहले निकालना है सैलरी। तो सैलरी कितना है इसमें हमारा? सैलरी कैसे निकालेंगे? HRA के लिए सैलरी का मीनिंग क्या है? देखिए, बेसिक सैलरी
DA और कमीशन। DA तब लेंगे जब वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में मेंशन्ड है, नहीं क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है DA के आगे, तो हम DA नहीं लेंगे, हम लेंगे बेसिक पे और कमीशन। तो सैलरी विल बी 20,000 इंटू 12 प्लस 2 लाख का 5%। तो हमने बेसिक पे प्लस कमीशन करा है, तो हमारी सैलरी आ गई है 2,50,000। ऑलराइट, अब हम वो तीन चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक actual amount of HRA received, that is 2,500 into 12, 30,000. All right, next point, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, यानी कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो ये हमारा आ जाएगा 11,000। ठीक है, 3,000 को इंटू 12 करा है, फिर 2.5 लाख का 10% निकाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। थर्ड हम निकालेंगे 50% ऑफ सैलरी, दैट विल बी 2,50,000 का 50%, 1,25,000। ठीक है, अब हमारे पास तीन अमाउंट्स आ गई हैं। तीनों में से सबसे लीस्ट फिगर कौन सी है यहाँ पर, 30, 11 या 1,25,000? 11,000। तो हमारी जो सबसे लीस्ट अमाउंट होती है वो हो जाती है एग्जेम्प्ट। तो अब एग्जाम्प्ट हो गई। अब हमें निकालना है टैक्सेबल अमाउंट। तो इसे मिल कितना रहा है HRA के नाम पर, ही इज़ गेटिंग 30,000। तो 30,000 में से 11 तो एग्जाम्प्ट हो गया, जिस पर कुछ भी टैक्स नहीं पे करना, तो बाकी अमाउंट पर वो टैक्स पे करेगा। तो टैक्सेबल HRA विल बी अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड माइनस एग्जाम्प्ट अमाउंट। तो यू विल गेट टैक्सेबल HRA इक्वल्स टू 19,000। ऑलराइट, सो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिलेगा। तो इसको प्रैक्टिस करे बिना बिल्कुल नहीं जाना एग्जाम में। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्लाइड। इसमें आपके काफ़ी सारे अलाउंसेस और परक्विजिट्स का ट्रीटमेंट भी कवर हो रहा है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मिस प्रिया is employed in a government college. She receives 20,000 rupees per month as salary and DA 20% of the salary. तो DNS अलाउंस जो है 20% ऑफ सैलरी है। ठीक है, देन HRA मिल रहा है उसे 4,000 रुपये पर मंथ। एम्प्लॉयर ने उसे टेलीफोन बिल पे करा है उसका, दैट इज 6,000 रुपीज़। क्या टेलीफोन फैसिलिटी आपको याद है, कौन सा परक्विजिट्स था? ठीक है, आप याद करो। देन शी ऑल्सो पेड द हाउस रेंट ऑफ 5,000 रुपीज़ पर मंथ। देन शी इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड अ कार विथ 1600 cc इंजन कैपेसिटी, बट किस चीज़ के लिए दी गई है उसको कार? फॉर वर्क पर्पज़। Then she is also provided a facility of a servant who has been appointed by herself, उसने खुद अपॉइंट किया है, but the salary of servant is paid by the employer, that is 1,000 rupees per month. Now you are required to calculate the taxable salary. ठीक है, ये हमने क्वेश्चन की सारी डिटेलिंग पढ़ ली है। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले तो देखो इसमें दी गई है बेसिक पे, दैट इज़ 20,000 रुपीज़ पर मंथ। तो सबसे पहले तो हम उसका पर्टिकुलर्स करके पूरा फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, let's see the next slide. We will write the calculation of taxable salary of Miss Priya. We have particulars this side and rupees, जो भी अमाउंट्स होंगी वो हम दूसरी साइड लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देंगे सैलरी। सैलरी कितनी है यहाँ पर? 20,000 रुपीज़ पर मंथ। तो इसको हम एनुअली कन्वर्ट करेंगे। वी विल हैव 2,40,000 बेसिक पे। अब इसमें DA कितना दिया गया है इनका? 20% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पर हम कोई अलाउंस या परक्विजिट का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, नॉर्मली उसका सैलरी निकाल रहे हैं। तो हमें ये नहीं देखना कि अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है नहीं है, हम सीधा DA लिखेंगे। तो DA कितना है? 20%, तो इट विल बी 48,000। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वी आर गिवन दैट HRA is 4,000 rupees per month and employer has also paid the telephone bill of 6,000 rupees. All right, she has paid house rent of 5,000 per month. अब यहाँ पर देखो जो कार की इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखना है। देखो इस पर क्या गिवन है, शी इज़ प्रोवाइडेड अ कार with 1600 cc engine capacity for work. So we have already studied the table in which we have discussed about the car facility, जिसमें हमने देखा था कि अगर कार वर्क पर्पस के लिए गिवन है तो वहाँ पर फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, कोई हम टैक्स नहीं लगाते उस पर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कार, और आगे उसके पर्टिकुलर रुपीज़ में क्या आएगा? एग्जेम्प्ट, क्योंकि कार फैसिलिटी अगर वर्क के लिए यूज़ हो रही है देन इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। नाउ नेक्स्ट चीज़ क्या है यहाँ पर? कार के बाद देखो, शी इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड अ फैसिलिटी ऑफ अ सर्वेंट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय हर सेल्फ एंड सैलरी ऑफ सर्वेंट इज 1,000 रुपीज़ पर मंथ। अब ये जो है एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो इस पर टैक्स लगेगा, तो ये कितना है? 1,000 रुपीज़ पर मंथ। तो इसको हम एनुअली कन्वर्ट करेंगे। सैलरी ऑफ सर्वेंट विल बी 12,000। ऑल राइट, अब HRA अब करेंगे हम, क्योंकि इसमें काफ़ी कैलकुलेशन है, वो हमें वर्किंग नोट के साथ दिखाना पड़ता है। तो लेट्स मूव ऑन टू द HRA। HRA के लिए हमने देख लिया। HRA देखो इसमें कितना गिवन है, उसे हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 4,000 रुपये पर मंथ। रेंट वो पे कर रही है अपना 5,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ वी विल कैलकुलेट द HRA। हमने अभी पीछे एक HRA का क्वेश्चन किया है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? एक्चुअल HRA रिसीव्ड, रेंट पेड
देन 50 या 40% ऑफ सैलरी, 3 चीज़ें करते हैं हम, ठीक है। तो लेट्स सी, और जब हमें कुछ भी नहीं गिवन होता देन वी विल अज्यूम 40% ऑफ सैलरी। तो सबसे पहले तो एक्चुअल HRA रिसीव कितना होगा हमारा, देखो 4000 इंटू 12 दैट इज 48,000। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, हमारा रेंट कितना पे कर रही है वो 5000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी, वी विल गेट 36,000। देन 40% ऑफ सैलरी कितना होगा, 40% ऑफ 2,40,000 इट विल बी 96,000। तो इन तीनों में से लीस्ट फिगर कौन सी है हमारे पास, obviously 36,000. So this will be the least amount that will be exempted from tax. Now, in order to calculate the taxable HRA, we will deduct the exempted amount of HRA from the actual amount of HRA received. That will be 48,000 minus 36,000. तो हमारे पास taxable HRA का amount कितना आ गया यहाँ पर 12,000. तो we will write 12,000 as taxable HRA. तो अब ये सब चीज़ें जो हमारे पास आई हैं इन सबको हमारा एड अप करके हमारे पास आ जाएगी हमारी ग्रॉस सैलरी, दैट विल बी 3,12,000. ऑल राइट, अब हमारे पास ग्रॉस सैलरी आ गई। तो अब हमने पढ़ा था ग्रॉस सैलरी में से हमारी कुछ डिडक्शंस होती हैं, दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ठीक है। उसमें सबसे पहली डिडक्शन होती है हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि फिक्स होती है सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए, दैट इज़ 50,000। ऑल्दो अब विद द चेंज इन द बजट वी हैव इट 75,000 एज पर द न्यू रिजीम, बट आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, आप 50,000 लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी में से हम डिडक्शन माइनस करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस 50,000। तो यहाँ पर आपको यही लिखना है सिर्फ, जब आपकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हो जाती है उसके बाद आपको डिडक्शंस लिखनी होती हैं। तो फर्स्ट वी हैव स्टैंडर्ड डिडक्शन और इसका अमाउंट फिक्स है, यहाँ पर आपको बस 50,000 माइनस करना है इसमें से, यू विल गेट योर टैक्सेबल सैलरी दैट इज 2,62,000। तो ये आपका आंसर रहेगा जो आपको टैक्सेबल सैलरी बतानी थी मिस प्रिया की, द आंसर इज 2,62,000। ऑल राइट, ऑल्दो हमारी जो डिडक्शंस होती हैं इसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स, बट यहाँ पर आपको बाकी दोनों के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन लिखेंगे दैट इज 50,000, क्योंकि ये तो फिक्स ही होता है, ये तो आपको लिखना ही है, ठीक है। तो ये आपको इसमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी अलग से कि स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी है आपको, ये आपको देनी ही देनी है फॉर अ सैलरीड एम्प्लॉय। ऑल राइट, सो नाउ वी आर डन विद द क्वेश्चन। इसमें एक चीज़ रह गई आपका क्वेश्चन में, आपको एक चीज़ मेंशन थी कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको टेलीफोन बिल पे कर रहा है। तो टेलीफोन बिल की फैसिलिटी अगर हमने पढ़ा था परक्विजिट्स में तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। सो आपको बस एक वर्किंग नोट में एक पॉइंट छोड़ना है दैट द फैसिलिटी ऑफ टेलीफोन इज़ फुल्ली एग्जेम्प्टेड। तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो इसमें हमने इसको फॉर्मेट में इंक्लूड भी नहीं किया है, ठीक है। तो इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड। सो विद दिस वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 2। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यू कैन से द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, और यू कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारा एक फुल फ्लेश्ड सैलरी का क्वेश्चन है जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में 15 मार्क्स में देखने को मिलता है। इसमें आपके सारे परक्विजिट्स, अलाउंसेस, रिटायरमेंटल बेनिफिट सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसको देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो जब भी आपको ऐसा फुल फ्लेश्ड सैलरी का क्वेश्चन दिखेगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार पूरा क्वेश्चन रीड कर लो तो एकदम से आपको सारी चीज़ें याद रहने वाली हैं। तो बस आप एक बार गो थ्रू करते हो सबसे पहले क्वेश्चन को, दैट यू आर गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट मिस्टर मानव। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है पहले तो वो देखो, सैलरी का अमाउंट गिवन है आपको, ठीक है। देन यू हैव कमीशन का सेल्स का अमाउंट भी आपको गिवन है। उसके बाद आपको परक्विजिट्स और अलाउंसेस वगैरह का सारा कुछ डिटेलिंग में गिवन है अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको DNS पे गिवन है, देन बोनस, देन एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब हमें एक चीज़ पता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए फ्री होता है, ठीक है, बाकियों पर टैक्स लगता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। देन HRA का अमाउंट गिवन है, देन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स गिवन है, हमारे पास गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर वाली परक्विजिट गिवन है। देन वी हैव अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट विच हैज़ बीन गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। Then we have the contribution to the recognized provident fund by employer as well as employee, ठीक है, उसके परसेंटेजेस गिवन है, हमें पता है रूल्स के अकॉर्डिंग कितना कितना होता है। देन वी आर गिवन द रेंट पेमेंट, जो उसने रेंट पे किया है वो गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले तो हम ये फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज। वी विल हैव अ कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स एंड वन फॉर अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सैलरी का देखते हैं। वी हैव बेसिक पे 25,000 पर मंथ, ठीक है, इसको हम एनुअली निकालेंगे। देन कमीशन हमें गिवन है 1% ऑन सेल्स की वैल्यू गिवन है 40 लाख रुपीज़, उस पर हमारा कमीशन निकल जाएगा। देन वी आर गिवन डियरनेस पे
दैट इज़ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। तो जहाँ पर भी जो जो हमारी चीज़ें कैलकुलेट होनी है अलाउंसेस परक्यूजिट्स में, जिसमें हम डीए को कैलकुलेट करते हैं इफ़ इट इज़ गिवन अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर पहले ही मेंशन्ड है कि वो फॉर्म कर रहा है पार्ट ऑफ सैलरी, तो यहाँ पर हम डीए इंक्लूड करेंगे आगे चीज़ों में। ठीक है, तो डीए हमें कितना गिवन है 6,000 पर मंथ, इसको भी हम एनुअली कन्वर्ट करेंगे। बोनस हमारे पास है 2 मंथ्स बेसिक पे, यानी कि बेसिक पे कितनी है 25,000 पर मंथ, तो बेसिक पे का हमें 2 मंथ्स का बोनस गिवन है, 2 महीने की सैलरी एज बोनस मिली है हमें, तो यानी कि 50,000 रुपये। ठीक है, तो अब आप देखो एक बार, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ गई सैलरी 3 लाख रुपीज़, कमीशन आ गया 1%, दैट इज़ 40,000, डीएनएस पे का हमने एनुअल अमाउंट निकाल लिया 72,000 रुपीज़, देन वी हैव बोनस 50,000 रुपीज़। ठीक है, सॉर्टेड, सैलरी वाला पार्ट हमने कर लिया क्लियर। देन we are given information regarding entertainment allowance. So we know that entertainment allowance is exempted only for government employees. तो ये government employee तो नहीं है, तो यहाँ पर पूरा पूरा taxable होगा। गवर्नमेंट, ये हमारे पास entertainment allowance given है आपके पास 2,000 रुपीज़ as per monthly basis, तो यहाँ पर हम इसे into 12 करेंगे, तो we will get entertainment allowance as 24,000. Then next point, we are given received HRA of 5,000 रुपीज़ पर मंथ। HRA मिल रहा है उसे, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 5,000 रुपये पर मंथ। तो अब हम हाउस रेंट अलाउंस के लिए देखते हैं क्या हम कैलकुलेशन करेंगे। तो वर्किंग नोट बनाएंगे हम HRA के नाम से। तो हमें पता है कि 3 चीज़ें देखनी होती हैं, एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, एंड 40 और 50% ऑफ सैलरी, दोनों में से एक चीज़ ली जाती है। 50% ओनली इन केस ऑफ मेट्रो सिटीज़, तो यहाँ पर हम 40% लेंगे। तो HRA रिसीव कितना है आपका, देखो क्वेश्चन में गिवन है HRA इज़ 5,000 रुपीज़ पर मंथ, तो यहाँ पर हम HRA को एनुअली निकालेंगे, वी विल गेट 60,000, रेंट पेड है 6,000, तो 6,000 इंटू 12 करेंगे माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो वी विल गेट 30,800 रुपीज़। ठीक है, देन 40% ऑफ सैलरी आएगा आपका 1,64,800। तीनों में से लीस्ट फिगर कौन सी है हमारे पास, 30,800, तो ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट, मतलब इस पर आपको टैक्स पे नहीं करना है। तो टैक्सेबल कैसे निकलेगा, 60 माइनस 30,800, वी विल गेट 29,200 रुपीज़ एज द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ HRA। सो जस्ट गो थ्रू इट वंस, ये हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं HRA का फॉर्मेट। तो यहाँ पर हमारी HRA की टैक्सेबल अमाउंट मिल गई है, दैट इज़ 29,200 रुपीज़। तो वी विल गेट HRA एज 29,200। देन नेक्स्ट पॉइंट वी हैव दैट द एम्प्लॉयर हैज़ मेड द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स फॉर मानव, दैट इज़ 10,000 रुपीज़। तो ये भी पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स रुपीज़ 10,000, इस पर भी पूरा का पूरे पे टैक्स लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव the facility, or you can say perquisite of gas, electricity and water of 15,000 रुपीज़। तो इसके लिए भी हमने रूल्स रेगुलेशंस पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी परक्यूजिट्स में। तो गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर भी हमारे पास पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, दैट विल बी 15,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव दैट ही इज़ प्रोवाइडेड अ कॉटन दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो फर्म में ही बन रहा है, 1,000 रुपये का फ्री ऑफ कॉस्ट उसे मिला है, तो ये भी हमारे पास पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। तो वी विल राइट कॉटन, और यू कैन राइट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट 1,000 रुपीज़। ठीक है, देन वी हैव एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हेयर, वी आर गिवन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड को भी हमने एक टेबल के थ्रू पिछले लेक्चर में पढ़ा है इन डिटेल में। तो इसमें हमारा क्या होता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है अगर 12% ऑफ सैलरी से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ने कंट्रीब्यूट किया 15% ऑफ सैलरी, तो हमें पता है 12% तक तो एग्जेम्प्ट है। तो इसको हम देखो वर्किंग नोट में करेंगे पहले। लेट्स सी दैट RPF कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। सो यहाँ पर देखो अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। तो यहाँ पर कितना किया उसने 15%, तो कितना परसेंट का डिफरेंस आ गया 3%। 12 तक तो टैक्स, 12 से ऊपर टैक्सेबल है, तो 12 से ज़्यादा कितना हो गया 15 में 3%। तो हम सीधा सैलरी का 3% निकालेंगे, 4,12,000 का 3%, दैट इज़ 12,360 रुपीज़। तो ये कितना हो जाएगा टैक्सेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे RPF कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर 12% ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल, दैट इज़ 12,360 रुपीज़।
अब हमारा जो प्रोविडेंट फंड होता है उसी केस में हमारे पास एक चीज़ और होती है कि कंट्रीब्यूशन तो हमने देख लिया, अब इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है, जो आपने पैसा प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया उस पे आपका इंटरेस्ट भी तो अक्यूमुलेट होता रहता है ना। तो जो इंटरेस्ट होता है अगर वो 9.5% ऑफ सैलरी से ज़्यादा है तो उस पर भी टैक्स लगता है। बट यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन में मेंशन है दैट इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड ओनली अप टू 9%, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एग्जेम्प्ट, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो वी विल राइट इट इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5% टैक्सेबल होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा निल, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अब ये सब चीज़ों को जोड़कर हमारे पास आ जाएगी हमारी ग्रॉस सैलरी, दैट विल बी 5,53,560 रुपीज़। ऑल राइट, नाउ आफ्टर वी कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक द डिडक्शंस, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है। डिडक्शंस कौन सी होती हैं? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, 3 डिडक्शंस होती हैं, 2 के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है तब हम लिखते हैं उनको, और एक हमारी बाय डिफॉल्ट होती है दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। वो अमाउंट कितना होता है? 50,000। तो अब हम ग्रॉस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, वी विल गेट आर नेट सैलरी दैट विल बी 5,03,560 रुपीज़। तो अब हमारे पास आ गई नेट सैलरी। अब हमारे पास एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है इस क्वेश्चन में, दैट प्रोविडेंट फंड में हमने देखा एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन देख लिया, हमने इंटरेस्ट देख लिया, अब एम्प्लॉय भी तो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इसमें अपने पीएफ में। तो जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है, हमने पढ़ा था इसे चार्ट में, चाहे आप एक बार लेक्चर नंबर 6 में दोबारा गो थ्रू करना इस क्वेश्चन को। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स पीएफ तो उसको डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी नेट सैलरी में से डिडक्शन माइनस होगी, दैट विल बी डिडक्शन अंडर 80C कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन केस ऑफ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 15% ऑफ सैलरी, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 15% ऑफ सैलरी करके 61,800 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी कितना हो गया उसके बाद? जब हम 5,03,560 में से माइनस करेंगे अमाउंट, वी विल गेट 4,41,760 रुपीज़। सो हेयर वी गेट द फाइनल आंसर, यू कैन से टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये आपका फाइनल आंसर बनता है। ठीक है, एंड येस वन मोर थिंग, इस चैप्टर में आपको रूल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी का रूल हर प्रोविजन में हो सकता है डिफरेंट हो, तो इसमें जो मैंने आपके लिए चार्ट अटैच किया है स्टार्टिंग में, मीनिंग ऑफ सैलरी अंडर डिफरेंट प्रोविजन, इसको भी आपको अच्छे से देखना है एक बार। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। सेकेंडली जो फॉर्मेट अटैच किया है वो भी अच्छे से देखना है, और जो हमने लेक्चर नंबर 5 और 6 में सारे रूल्स एंड प्रोविजंस डिस्कस किए हैं, दैट टू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डू गो थ्रू ऑल द रूल्स एंड प्रोविजन बिफोर योर एग्जाम्स। All right, so that's all for your lecture number 7. So I will be back soon with another video of important concepts for your income tax. Till then, do subscribe to the channel, like the videos, and do share your feedback in the comment section. Thank you so much.